सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। बेटा लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। हम यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन करेंगे बेटा गॉस थ्योरम की। पहली दो एप्लीकेशंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। पहली एप्लीकेशन जो हमने करी थी बेटा वो करी थी अगर चार्ज आपका किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। दूसरी जो हमने एप्लीकेशन करी थी बेटा वो करी थी ड्यू टू लार्ज थिन इनफिनाइट शीट, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी। तीसरी जो हम अब डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे अगर चार्ज किसी सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और सरफेस एरिया आपका रहेगा शेल। शेल यानी कि ऐसा स्फीयर जिसके सरफेस पे क्या है बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और शेल का मतलब है कि जो भी हम स्फीयर ले रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक है, वो अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो अगर आपके पास एक स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि जितना भी चार्ज है वो सिर्फ उसके सरफेस पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चार्ज उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, यानी कि अंदर से वो शेल या स्फेयर अंदर से खोखला माना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फुटबॉल होती है, फुटबॉल के बाहर तो सरफेस है लेकिन अंदर से वो क्या है, खाली है, यानी कि उसकी जो है सारा का सारा चार्ज हम एज्यूम करेंगे कि कहां पर है, स्फेयर पर है। तो यहां पर भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा किस चीज की, गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन करने से पहले बेटा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए गॉस थ्योरम का, वो है सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस थ्योरम का मेरे को इस्तेमाल करके क्या निकालना है बेटा, इस स्फेयर की वजह से क्या निकालना है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर इस डेरिवेशन में हमारे पास बेटा तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स कैसे हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले ये मेरे पास वो स्फीयर है जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस स्फीयर की वजह से जिसका रेडियस कैपिटल आर है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास तीन पार्ट्स कैसे हैं, पहला पॉइंट पी है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आप देख सकते हो कि ये पॉइंट पी इस सरफेस से बाहर है। तो पहला हमारा जो डेरिवेशन रहेगा, हम ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कहां एग्जिस्ट करता है, आउटसाइड द शेल। तो ये पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। और पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए मैंने क्या बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया है जो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। आप ऑलरेडी पता होगा आपको कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस बनता है वो भी स्फीयर बनता है। और लाइन चार्ज का जब हम कोई भी केस लेते हैं वहां पर गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनता है। और शीट का अगर हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं जो हमने पिछली डेरिवेशन में किया, वहां पर भी एक सिलेंडर बनता है जो शीट के थ्रू आर पार निकलता है। अब बात आती है स्फीयर का गॉसियन सरफेस। ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है ऑरेंज कलर में, ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसका गॉसियन सरफेस। इतनी बात समझ में आई। तो सबसे पहले मेरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आउटसाइड द शेल। तो ये मेरे पास एक शेल है जिसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, ये अंदर से होलो है और ये जो मेरा शेल है इसका रेडियस कैपिटल आर है। पहले मुझे निकालनी है पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे स्फीयर की वजह से और इस्तेमाल करना है इस गॉस थ्योरम का। तो पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए मैंने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपका पॉइंट पी है बेटा वो कहां लाई कर रहा है, वो उस सरफेस पर ही लाई कर रहा है, यानी कि स्फीयर के सरफेस पे। तो सेकंड जो पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट लाई करता है ऑन द सरफेस ऑफ शेल। तो पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए यहां पर भी मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस, जिसको हम आगे कंसिडर करेंगे। तीसरी बात करते हैं बेटा, अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कहां पर, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रहेगा ये रहेगा पॉइंट पी। ये पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट पी कहां लाई कर रहा है, ये पॉइंट पी लाई कर रहा है इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल। तो तब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो करते हैं स्टार्ट बेटा। एप्लीकेशन किसकी रहेगी, गॉस थ्योरम की। एप्लीकेशन किसकी रहेगी बेटा, गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम आप सबको पता होनी चाहिए। तो इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको लिखवा देता हूं कि कंसिडर पॉजिटिव चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस, रेडियस रहेगा आपका कैपिटल आर। केस नंबर वन, केस नंबर वन क्या है, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। तो यानी कि यहां पर जो आर डिस्टेंस है
दैट इज ग्रेटर देन, वी कांट से मच ग्रेटर देन, वो पॉइंट जो आर है वो दूर लाई करता है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जिस पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए बेटा क्या ड्रॉ करना है मेरे को, एक गॉसियन सरफेस। क्या ड्रॉ करना है, गॉसियन सरफेस। तो जो मेरे पास ओपी डिस्टेंस है बेटा, क्या है मेरे पास, ओपी डिस्टेंस है, वो है आर, और रेडियस क्या रहेगा स्फीयर का, कैपिटल आर। तो अब मुझे पॉइंट पी जो लाई कर रहा है कहां, सरफेस के बाहर, स्फीयर के बाहर, उस पर मुझे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, यहां पे गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको लिखवा दी है, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आपको समझ में आई कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds। अब डॉट हट के बेटा हमेशा क्या लगता है, cos थीटा। तो ये बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई ds cos थीटा। अब मेरे को वैल्यू पता करनी है, ई ds cos थीटा कितना बनेगा। तो जहां कहीं भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे मैं एक स्मॉल सरफेस ले लूंगा, पूरा सरफेस में एक साथ एज्यूम नहीं करूंगा। पॉइंट पी पर निकालना है तो पॉइंट पी पर मैं एक स्मॉल सरफेस ले लूंगा जिसका पूरा जो एरिया रहेगा, छोटा छोटा सरफेस, ये रहेगा मेरे पास ds। ये स्मॉल सरफेस है, इसकी वैल्यू कितनी है, ds है। अब यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा बेटा, एरिया वेक्टर। और आप सबको पता है किसी भी सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया एरिया वेक्टर इस गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर। इतनी बात आई समझ में। मैंने पूरा गॉसियन सरफेस ना लेने के बजाय इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पर एक छोटा सा सरफेस लिया जिसका नाम मैंने रख दिया ds। और ds का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा कैसे बनता है, किसी भी सरफेस का, क्लोज फिगर का खासकर जो एरिया वेक्टर बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है और आउटवर्ड बनता है। तो ये डायरेक्शन होगी मेरे पास ds वेक्टर की। किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, ds वेक्टर की, जहां पर मैंने ये स्मॉल सरफेस एज्यूम किया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। आपको पता है यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, आउटवर्ड बनाता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा आउटवर्ड। अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, यहां पे बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे को पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रखनी है, ये रखनी है। तो ये डायरेक्शन आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये डायरेक्शन आ गई बेटा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आप ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियली आउटवर्ड है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, वो और ds वेक्टर दोनों के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना है। तो बोथ वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन द एंगल कम्स आउट टू बी 0 डिग्री। तो यहां पर आपके पास हो गया cos 0। इतनी बात होप आप सबको समझ आ गई होगी। अब आप बात करते हैं नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब देखो ये जो स्फीयर था इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q। अगर मैं गॉसियन सरफेस ये मान रहा हूं, इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या ये सारा चार्ज इनक्लोज है, बिल्कुल है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या ये सारा चार्ज इनक्लोज है, बिल्कुल है। और ये सारा चार्ज कितना था स्फीयर पे, Q था। तो नेट चार्ज इनक्लोज कितना आ गया बेटा, Q आ गया। और बाय में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। इतनी बात समझ में आ गई, होप आप सबको इतनी बात समझ में आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बाहर क्यों लेके आया हूं, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। या मैं कह सकता हूं गॉसियन सरफेस के सरफेस पर, गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ही यही है कि गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर चार्ज की वजह से, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर कर दिया। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ds। ज्यादातर बच्चे बेटा यही गलती करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ds यहां समझते हैं।
अब ये जो मैंने ds लिया है, ध्यान से देखो, ये गॉसियन सरफेस पे लिया है या उस स्फेयर पर लिया है जिसके पास चार्ज है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो ds मैंने स्मॉल सरफेस एरिया लिया है बेटा, ये कहाँ लिया है? ये मैंने लिया है गॉसियन सरफेस के ऊपर। इसके ऊपर अगर मैं गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फेयर है, वो सारे ds अगर मैं कलेक्ट कर दूं, सारे ds को अगर मैं जोड़ देता हूं, यहाँ पे ds सारा सरफेस अगर मैं कवर कर दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ बड़े वाला स्फीयर। क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ बड़े वाला स्फीयर। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है कि मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? सारा एरिया कवर करना है। सरफेस एरिया ऑफ किसका? गॉसियन सरफेस। सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, जो बड़े वाला स्फीयर है उसका सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए कि जो बड़े वाला गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है, जो बड़े वाला स्फीयर है, इसका क्या निकालना है मेरे को? सरफेस एरिया। और है क्या ये? कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर है बेटा? ये एक स्फीयर है। क्या है बेटा? एक स्फीयर है। तो स्फीयर का जो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो होगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब इसका रेडियस क्या है? गॉसियन सरफेस का रेडियस रहेगा स्मॉल r। कैपिटल R किसका रेडियस है? उस स्फीयर का जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्मॉल r क्या है? उस सरफेस का रेडियस, उस स्फीयर का रेडियस जो एक्ट कर रहा है गॉसियन सरफेस। तो यहां पे आएगा 4 पाई r का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके पास डेरिवेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q, जो चार्ज इंक्लोज्ड है, बाय एप्सिलॉन नॉट। मेरे को डिराइव किसके लिए करना है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ गया? Q एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और ये आ गया आपके पास 4 पाई r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो। यहां पर बेटा मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है? मेरे को वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एज इट इज रखा, यहाँ पे Q को एज इट इज रखा, एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज रखा। 4 पाई r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर net electric field intensity due to a thin spherical shell if the point P lies outside the shell। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसको याद करना बिल्कुल इजी है। यहां पर आप ध्यान से देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। क्या मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 4 भी है, पाई भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है, r स्क्वायर भी नीचे और ऊपर क्या है? Q। अब आपको एक चीज ध्यान आई होगी कि ये फॉर्मूला आपने पहले कहीं देख रखा है। जी हाँ, ये फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये आपने ऑलरेडी पहले दे रखा है। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। कि मेरे पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज Q है, तो पॉइंट चार्ज Q जैसे डिस्टेंस R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बेटा, मान लो इस पॉइंट P पर मेरे को क्या निकालनी है? पॉजिटिव Q चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है? Q बाय r स्क्वायर। तो फॉर्मूले का जो वैल्यू आया है बेटा, वो कैसा आया है? एकदम सेम आया है, जो किसकी वजह से आता है? पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन वही रहेगी, यही डायरेक्शन मैं r कैप की मान लेता हूं। तो साथ में मैं क्या लगा सकता हूं? इसके r कैप। क्या लगा सकता हूं साथ में? r कैप। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। और ये वैल्यू सिमिलर वही आ रही है जो वैल्यू आती है एक पॉइंट चार्ज की वजह से एट सम डिस्टेंस r। तो मैं यहां पर इस बात को किस तरीके से लिखूंगा? आपको भी ये बात लिखनी है। आपको लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट outside the shell is such that if the whole charge is supposed to be concentrated at the center of the shell। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी शेल की वजह से, जब वो शेल से पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस शेल की वजह से पॉइंट पी पर ऐसी आती है मानो सारा का सारा चार्ज, ये सारा का सारा चार्ज, मानो ये सारा का सारा चार्ज कहां पे पड़ा है? इसके सेंटर पे। समझते हो बात? अगर मैं ये सारा का सारा चार्ज क्यों यहां पे सेंटर पे रख दूं और सारी चीजें भूल जाऊं कि यहां पे सिर्फ क्या है? Q है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी?
तो आपको पता ही, अगर सारी चीजें आप भूल जाओ, ये गॉसियन सरफेस भूल जाओ, ये स्फीयर भूल जाओ, और ये स्फीयर के सेंटर पे है मान लो आपका पॉइंट चार्ज क्यू, ये भूल जाओ कि इसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एज्यूम करो कि ये चार्ज कहाँ है, क्यू पे। तो क्यू की वजह से जब पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है, क्यू है, और कितने डिस्टेंस पे पॉइंट पी, कितना डिस्टेंस है, आर का स्क्वायर, तो वही आ रही है। यानी कि चार्ज वैसे तो किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर, लेकिन इस स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है पॉइंट पी पर, वो उतनी ही आ रही है कि मानो सारा चार्ज कहां बैठा है, एट द सेंटर पॉइंट ओ पर बैठा है। तो यहां पर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि हमने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल at a point which lie outside the shell is such that if supposed to be whole charge is supposed to be concentrated at the center of the sphere। होप आप सबको ये समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आ रही चाहिए कैलकुलेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर मैं पॉइंट पी कहां कंसिडर करता हूं बेटा, अब मेरा जो पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा था सेकंड केस में, वो पॉइंट पी अब कहां लाई करेगा बेटा, सरफेस पे। यानी कि जो आपका रेडियस था स्फीयर का, वही रेडियस, वही डिस्टेंस रह जाएगा उस गॉसियन सरफेस का। अब यहां पे ध्यान से देखिए, तो मैंने यहां पे क्या किया है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जिसके ऊपर क्या था बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले केस में। अच्छा, इसका रेडियस कितना था, कैपिटल आर। पहले केस में मैंने क्या लिया, ये पॉइंट पी बाहर कंसिडर करा, तो पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए बेटा मैंने क्या बना लिया था, एक गॉसियन सरफेस। इतनी बात समझ में आई। अब जो पॉइंट पी है बेटा वो कहां लाई कर रहा है, अब वो पॉइंट पी लाई कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल। तो इस पॉइंट को थ्रेड करते हुए बेटा मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस। तो अगर इस पॉइंट को थ्रेड करते हुए मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, तो गॉसियन सरफेस और जो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। तो अब यहां पर जो रेडियस था गॉसियन सरफेस का वो मैं आर ले रहा था। अब आप ध्यान से देखो कि इस केस में जो गॉसियन सरफेस का स्फीयर है और जो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का रेडियस क्या रहेगा बेटा, एग्जैक्टली सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। यानी कि पिछले केस में जिस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था, ये पॉइंट पी कितनी दूरी था सेंटर से, आर डिस्टेंस, और आर की वैल्यू बड़ी थी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द शेल, थिन स्फेरिकल शेल जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। इस केस में जब पॉइंट ही किस पे लाई कर रहा है बेटा, सरफेस पे पॉइंट लाई कर रहा है, और वो सरफेस पे जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कितनी दूरी पे लेते हैं हम, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं हमेशा वो डिस्टेंस हम स्मॉल आर लेते हैं। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो मैं यहां लिखता हूं कि इस केस में स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो दिस पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। तो पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए मैं क्या ड्रॉ करूंगा बेटा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, और देखा जाएगा कि जो गॉसियन सरफेस है वो एग्जैक्टली उतना ही बन रहा है जितना साइज आपका स्फेरिकल शेल का है। तो अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और अब इस फॉर्मूले में आर किसके इक्वल है, इस केस में आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। और ये वैल्यू जो रहेगी, ये कैसी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम। अगर आप इसको गॉस थ्योरम से ही प्रूफ करना है तो आप वो भी प्रूफ कर सकते हो, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ करना है, वैसे तो आप ये लिख सकते हो कि अगर पॉइंट पे सरफेस पे लाई कर रहा है तो छोटे आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, बड़े आर की। तो अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी प्रीवियस केस में, उसका फॉर्मूला ये था। यहाँ पर छोटे आर के बजाय क्या पुट कर दो, कैपिटल आर, तो आपके पास फॉर्मूला यही आएगा। अगर आपको ये गॉस थ्योरम से करनी है तो आपको लगा देना सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस नेट चार्ज इनक्लोज। देखो अभी भी सरफेस पे है, तो अभी भी सारा चार्ज जो शेल पे था उसको ये क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब यहाँ पर ई डॉट डी एस तो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्मॉल सरफेस क्या ले लिया बेटा, डी एस, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, इस तरफ। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया,
इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों में फिर एंगल कितना बन रहा है बेटा, 0 बन रहा है। तो मेरे पास आएगा इंटीग्रल सरफेस ऑफ ई डॉट डीएस को जब मैं हटा देता हूं डॉट को, तो ये क्या बन जाएगा, cos 0 डिग्री, जो किसके इक्वल आएगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करना है, डीएस का, cos 0 की वैल्यू 1 है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात होप आप सबको समझ आ गई होगी। अब डीएस का क्या करना है मेरे को, इंटीग्रेशन। देखो डीएस ये है, डीएस ये है, और डीएस ये है, और डीएस ये है। बिल्कुल, जब सारे डीएस को जोड़ दोगे तो गॉसियन सरफेस का क्या जाएगा, क्या आएगा गॉसियन सरफेस का, क्या जाएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो अब डीएस की जगह क्या आएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। जो गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लो, या फिर गॉसियन सरफेस का रेडियस मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया, तो आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एन टू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो जो आर है, क्या वो स्फेरिकल शेल के जो आपका आर है, अच्छा स्फेरिकल शेल का जो रेडियस लिया, स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है मैंने वो कितना लिया है, स्मॉल आर। बिल्कुल, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल आर। तो आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई, ध्यान से देखो, ई इंटू 4 पाई आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर, जो क्या है, जो थिन स्फेरिकल शेल उसका रेडियस, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से भी ई की वही वैल्यू आएगी कितनी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये वही आया है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर। इस केस में आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बेटा वो क्या आती है, मैक्सिमम आती है। क्या आती है बेटा, मैक्सिमम। चलो बेटा अब बात करते हैं, अगर वो पॉइंट P कहां लाई करता है, इनसाइड द शेल। ठीक है बेटा, पहला जो केस किया हमने एज्यूम किया कि वो पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं थिन स्फेरिकल शेल की वजह से, वो कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड द शेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है, मानो सारा पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर कितना आया, जहां पर आपने वो पॉइंट एज्यूम करा था स्मॉल आर डिस्टेंस पे। कैपिटल आर हम इस डेरिवेशन में स्फीयर का रेडियस ले रहे हैं। दूसरा केस हमने जहां पर एज्यूम करा, जहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी, वो पॉइंट P कहां रखा गया था, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब सेकंड केस में आर जो छोटा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू क्या बेटा, सेम है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वो पॉइंट P लाई कर रहा है बेटा कहां पे, इनसाइड द शेल। सो दिस इज द पॉइंट P which I am at which I am calculating the electric field due to this positively charged thin spherical shell। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात आप सबको समझ आई कि पहले केस में पॉइंट बाहर था, दूसरे केस में पॉइंट सरफेस पे था, और तीसरे केस में पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, इनसाइड द शेल। तो पॉइंट P को थ्रेड करते हुए मैं क्या बनाऊंगा बेटा, एक गॉसियन सरफेस। तो यहां पर भी पॉइंट P को थ्रेड करते हुए एक जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो एक थिन स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, थिन स्फीयर, जिसका रेडियस कितना रहेगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां पर मेरे को क्या करना है, गॉस थ्योरम लगानी है। गॉस थ्योरम लगाते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब ये डेरिवेशन में ध्यान से देखो, नेट चार्ज इनक्लोज, क्यू नेट का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। बिल्कुल होता है, गॉस थ्योरम में नेट चार्ज इनक्लोज होगा वो माना जाता है इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखो, डेरिवेशन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा ये बताते हैं। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना नेट चार्ज इनक्लोज्ड है पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर नेट चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये केस है थिन स्फेरिकल शेल का, जिसमें सारा का सारा चार्ज कहां है बेटा, उसके स्फीयर पे। अगर ये थिन स्फेरिकल शेल की बजाय
होलो शेल की बजाय एक भरा हुआ स्फेयर होता, ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर होता जिसमें चार्ज सरफेस पे भी है और सरफेस के अंदर भी भरा हुआ है, यानी कि वॉल्यूम में ही भरा हुआ है, तब हम मानते कि कुछ नेट चार्ज इनक्लोज है। लेकिन ये केस बेटा रहेगा थिन स्फेरिकल शेल का। थिन स्फेरिकल शेल में सारा का सारा चार्ज क्यू, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, सारा का सारा चार्ज क्यू कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इसके सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चार्ज अंदर इनक्लोज नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इस केस में कितना रहेगा, 0। पहले नेट चार्ज इनक्लोज होता था जब पॉइंट पी बाहर लाई करता था, पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए मैं गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर वो सारा चार्ज इनक्लोज था। अगर मैं बात करता हूं पॉइंट पी की, जो पिछला केस था जहां पर मैंने सेकंड केस में निकाला, तब भी हम मानते हैं कि सारा चार्ज अगर सरफेस पे है तो हम उसको भी क्या मानते हैं कि हाँ चार्ज तो इनक्लोज कर रहा है। लेकिन अगर पॉइंट पी आपका कहां लाई करता है, अंदर, और वहां पॉइंट पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी वजह से इस थिन स्फेरिकल शेल के जैसे पॉइंट पी पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जहां हमने पॉइंट अभी तक लिए हैं आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड, हम सब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इस थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। इतनी बात समझ में आई। अब पॉइंट भी अंदर लाई कर रहे हैं और गॉसियन सरफेस के द्वारा नेट चार्ज इनक्लोज इस गॉसियन सरफेस के द्वारा है ही नहीं, क्योंकि सारा चार्ज बाहर है। नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, 0। जब ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, अगर पॉइंट पी कहां लाई करता है, इनसाइड द थिन स्फेरिकल शेल। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपका थिन स्फेरिकल शेल में पॉइंट पी अगर माना जाता है इनसाइड, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0। अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नहीं। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो रेडियली आउटवर्ड बनाता है। अगर यहां है सारी तो ये इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको अंदर की तरफ दिखाई नहीं देगी। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, 0। तो होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास अगर मैं इसको समराइज करूं, 3 पॉइंट हैं। ये पॉइंट पी बाहर लाई कर रहा था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर का स्क्वायर, छोटा आर। अगर पॉइंट पी सरफेस पे लाई कर रहा है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में आर का स्क्वायर। और ये सरफेस पे वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, क्योंकि जैसे आप इस सरफेस से दूर जाने लग जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। अब डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, या डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी बाहर जाते वक्त, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है कम होता रहेगा। तो मैक्सिमम यहां होता है, आगे जाते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। और इस पॉइंट से अंदर की तरफ, थोड़ा सा भी अंदर की तरफ आओगे तो डायरेक्टली कितनी हो जाएगी, 0। तो इस बात को हम स्टडी करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राफ का नाम रहेगा वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये मैंने x एक्सिस पे क्या ले लिया बेटा, डिस्टेंस, और यहां पर y एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y एक्सिस पे इस तरीके से एक स्फीयर बना लीजिए, ठीक है, गलत है। अगर मैं यहां पॉइंट इधर की बात करता हूं, सेंटर पे कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। यहां तक बिल्कुल ये स्फीयर है आपका बेटा, ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ये मैंने क्या बनाया है, वो स्फीयर बनाया है जिसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका चार्ज। तो ये स्फीयर आप बना भी सकते हो, नहीं इसके भी आप याद कर सकते हो, लेकिन यहां से आपको बेहतर समझ में आएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो ग्राफ आया है बेटा वो किस तरीके से आया है, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ है कि जब तक मैं इस सरफेस पे नहीं पहुंच जाता, इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0। तो ये जो येलो लाइन मैंने बनाई है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब जैसे ही आप सडनली अंदर से एकदम सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली नहीं बढ़ रही है, एकदम से नहीं बढ़ रही है, वो उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ नहीं रही है, एकदम से क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आपको पता है अगर पॉइंट सरफेस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। तो मैंने ये लाइन एकदम वर्टिकल बना दी। इससे जस्ट पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, जस्ट जब वो पॉइंट आया
वो पॉइंट भी उसके सरफेस पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वैल्यू सडनली क्या होगी, मैक्सिमम। अब उसके बाद बताओ, जैसे जैसे आप इस स्फीयर से दूर जाते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती रहेगी। होप आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। इस सरफेस में मान लो ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, अगर मैं OP रीजन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। ठीक है, क्यों है, क्योंकि P पॉइंट कहां आ रहा है, सरफेस पे, सरफेस से जस्ट पहले तक की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। उसके बाद आप स्फीयर से जितना दूर जाते रहोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो होप आप सबको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इतनी बात आप सबको समझ में आई। अगर मैं इस पूरी वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूं तो होप आप सबको समझ में आ गई हो। समराइज कैसे करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक थिन स्फेरिकल शेल है, क्या है बेटा, थिन स्फेरिकल शेल है, जिसके ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, r। इसकी वजह से मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, 3 केसेस है। पहला केस, अगर वो पॉइंट पे कहां लाई कर रहा है, यहाँ, तो इस पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से बना दूंगा। गॉसियन सरफेस बना दूंगा तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना ले लूंगा, स्मॉल r। ठीक है, मेरे को यहां पे क्या इस्तेमाल करना है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आ गई। अब गॉसियन सरफेस को पूरे को एक साथ स्टडी नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस क्या ले लिया बेटा, ds। ds का एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको सॉल्व आउट करता हूं, E ds cos 0 because both E vector and ds vector acting in same direction। नेट चार्ज इनक्लोज कितना है, जी हाँ, इस गॉसियन सरफेस ने इसके ऊपर मौजूद सारा चार्ज इनक्लोज कर दिया, तो Q आ गया, Q बाय में एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है, गॉसियन सरफेस है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds का होगा, ये आ जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ds का। ये ds है, ये सारा ds, सारा इस गॉसियन सरफेस का ds कलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा क्या, सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। जो एक स्फीयर होता है वो आता है 4 पाई, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल r, 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ आई। मेरे को वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आएगा Q बाय 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, व्हिच कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर, व्हिच इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो यहां पर आपको एक बात लिखवाई गई थी कि जब पॉइंट P बाहर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है, मानो सारा का सारा चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, इस सेंटर O पे। समझ में आई, तो यहां पर हो गया। फिर मैं इसी में आपको समझाता हूं सेकंड केस। मान लो सेकंड केस अब कहां लाई कर रहा है, पॉइंट P यहां लाई कर रहा है, तो पॉइंट P को थ्रेड करते हुए मैं क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस। यहां पर हम देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है पूरे स्फेरिकल शेल को। तो इस केस में जो R था, ये जो बड़ा गॉसियन सरफेस था, अब पॉइंट P अगर सरफेस पे है तो ये जो R है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, R की। तो सेकंड केस में मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। ये अभी वैल्यू आई है आउटसाइड, लेकिन अब r किसके इक्वल हो गया, r की। चार्ज इनक्लोज पहले भी उतना था, अगर ये पॉइंट P बाहर लाई कर रहा है तब भी सारा चार्ज इनक्लोज था, अगर ये पॉइंट P सरफेस पे है तब भी ये सारा चार्ज वही Q इनक्लोज कर रहा है। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय में r का स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड केस में, जब पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में क्या कर रहा है बेटा, वो पॉइंट P कहां लाई कर रहा है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसको थ्रेड करते हुए मैंने क्या बनाया, एक गॉसियन सरफेस, वो भी एक स्फीयर बना। इतनी बात समझ आई। लेकिन अब आप ध्यान देखोगे, ध्यान करोगे कि सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। और इस केस में आपको बताया गया, समझाया गया, नेट चार्ज इनक्लोज कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 due to thin spherical shell if the point P lies inside the shell। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ। ग्राफ आप, मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। थिन स्फेरिकल शेल में तो ऊपर आपने एक स्फीयर बना लिया जिसका रेडियस r था, पॉइंट
सेंटर पे तो जीरो होगा ही, सेंटर से जब तक आप सरफेस पे नहीं पहुंचते तब तक वो पॉइंट क्या माना जाएगा, इनसाइड द स्फीयर। सेंटर से अगर आप चलोगे, किसी भी डायरेक्शन में चलो, इधर चलो, सेंटर से जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, सरफेस तक नहीं पहुंच जाते, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सरफेस पे पहुंचते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन, इसको मैं डिनोट करता हूं ई मैक्सिमम। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करी है गॉस थ्योरम की। और एप्लीकेशन में हमने क्या कैलकुलेट करा बेटा, थिन स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट पर निकाल रहे हो। अगर पॉइंट भी बाहर लाई कर रहे हैं तो 1/4πε0 क्यू बाय छोटे आर का स्क्वायर, वेयर छोटा आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर द डिस्टेंस, स्मॉल आर इज द डिस्टेंस एट विच वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड हमने कैलकुलेट करी कि पॉइंट भी कहां लाई कर रहा है, सरफेस पे। जब सरफेस पे लाई करता है तो गॉसियन सरफेस का रेडियस और स्फीयर का रेडियस दोनों इक्वल हो जाते हैं और चार्ज इनक्लोज माना जाएगा। तो वहां पर वैल्यू आती है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आती है 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। फिर अगर हम पॉइंट कहां कंसिडर करते हैं बेटा, अंदर की तरफ कंसिडर करते हैं। तो अंदर की तरफ जब मैं पॉइंट पी कंसिडर करूंगा तो पॉइंट पी को थ्रेड करते हुए जब मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो मैं दिखूंगा कि सारा का सारा चार्ज बाहर आ गया, अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ग्राफ। तो होप आप सबको ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।